यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। 12 घंटे रह गए हैं चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने में। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, सर पर कफन बांधने को कह दिया है, रंग दे बसंती चोला आ गया है। क्या हम 1947 के दौर में हैं कि इस देश में आजादी के लिए लड़ने जा रहे हैं, या हमारा विश्वास उठ चुका है सारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से? तेलंगाना में रिजल्ट आता है तो ठीक है, जनता की पुकार होती है और कांग्रेस पार्टी आ जाती है तो ठीक है, कर्नाटका में ठीक है, हिमाचल में ठीक है, लेकिन अगर एग्जिट पोल कुछ बताते हैं और रुझान कुछ बताते हैं तो फिर सर पर कफन बांधना पड़ता है। मैं आज बहुत सीरियसली आपसे पूछना चाहती हूं, क्या ये जनता को उकसाने की कोशिश नहीं समझी जा सकती? नाविका जी, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है और इस बात पे हमें गर्व है। लेकिन ये लोकतांत्रिक व्यवस्था हमें किसी ने थाली में सजा के नहीं दी थी। इसके लिए 90 साल तक करोड़ों लोगों ने कुर्बानियां दी। कोई जेल गया, किसी की जान गई, किसी की संपत्ति जब्त हुई, लोगों घर से उजाड़े गए, गांव के गांव जला दिए गए, बमों से बम बरसाए गए, तब जाके आज़ादी मिली और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था मिली। और अगर ये खतरे में आएगी या इस पर कोई प्रश्न चिन्ह लगेगा तो देश के एक एक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि उसके लिए खड़ा हो। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बयान दिया उसमें गांधीवादी तरीके से कहा है, कहीं कोई अराजकता करने के लिए, हिंसा करने के लिए नहीं कहा है। और गांधी का रास्ता ही पूरी दुनिया के सामने सबसे अच्छा रास्ता है। अब मैं आता हूं दूसरे विषय पे। अभी आप चुनाव आयुक्त के बयान सुनवा रही थी जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, एक भी शब्द चुनाव आयुक्त जैसा गर्मा युक्त नहीं लगा। वो शुद्ध राजनीतिक भाषा बोल रहे हैं। चुनाव आयुक्त ने किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। चुनाव आयुक्त ने इस बात की मखौल उड़ाई है कि ये क्यों आरोप लगाते हैं, कभी वोटर लिस्ट में लगाते हैं, कभी ईवीएम पे लगाते हैं, कभी इस पे लगाते हैं, कभी उस पे लगाते हैं। ये तो बीजेपी की भाषा है, ये तो सत्तारूढ़ पार्टी की भाषा है कि विपक्ष को मखौल उड़ाया जाए। चुनाव आयुक्त को यह जवाब देना चाहिए था। लोकतंत्र में सवाल उठेंगे, उठते रहेंगे और उठते रहने चाहिए। तो फिर सवालों बंद हो जाएंगे। नहीं, सवाल उठेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर आप आरोप लगाएंगे कि 150 डीएम से बात हुई है तो उसका प्रूफ देंगे या नहीं देंगे? या ट्वीट आएगा 3 दिन पहले और प्रूफ देने के लिए आपको 10 दिन और चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि ये लोकतांत्रिक ढांचा बचा रहे तो काउंटिंग डे से पहले प्रूफ देते क्यों नहीं? नहीं, मैं पहले मेरी बात पूरी हो जाए, बस 10-12 सेकंड में पूरी हो जाएगी। पहले चरण का मतदान होने के बाद 11 दिन बाद प्रतिशत बताया गया और उसमें 6% प्रतिशत बढ़ा हुआ है। उसका जवाब आज तक नहीं मिला कि 11 दिन क्यों लगे और प्रतिशत कैसे बढ़ा। हमेशा बैलेट, जो पोस्टल बैलेट होते हैं उनकी गिनती पहले होती है, ये नियम है चुनाव आयोग का। इस बार बाद में क्यों कराना चाह रहे हैं वो, इसका कोई जवाब नहीं आया। इसे क्यों कर रहे हैं वो? तो ये जो चीजें हैं, इन ऐसे सवालों के जवाब, और वोटर लिस्ट में वोट काटे गए, इसके तो ढेरों सबूत हमने चुनाव आयोग को दिए हैं। 10,000 एफिडेविट हमने शपथ पत्र दिए, चुनाव आयोग में जमा कराए। चुनाव आयोग 2 साल से मौन साधे बैठा है, उसका जवाब नहीं दिया है कि 10,000 लोगों ने ऐसे शपथ पत्र दिए हैं कि हमारा फाइनल लिस्ट में नाम था, लेकिन जो वोटर लिस्ट पोलिंग बूथ पे आई उसमें हमारा नाम काट दिया गया, गायब कर दिया गया। इस तरह के सवाल हैं। सवाल उठाना कहीं से भी देशद्रोह नहीं होता, देश विरोधी नहीं होता। इसमें आपत्ति केवल उन लोगों को हो सकती है जिनके दिमाग में तानाशाही घुसी हुई है कि हमसे सवाल क्यों पूछे जाए। चलिए, तानाशाही इलेक्शन कमीशन में है, तानाशाही बीजेपी में है, तानाशाही सरकार में है, सब तानाशाह हो गए, बस एक आप लोकतांत्रिक रह गए। चलिए, ये भी सही है। शहजाद पूनावाला, बहुत से मुद्दे उठाए हैं राजकुमार भाटी जी ने, जवाब दे दीजिए। देखिए, मैं तो इतना कहूँगा कि अगर हम चुनाव जीते तब ईसीआई ठीक, और अगर हम नहीं जीते तो ईसीआई वीक। इस प्रकार की कल्पना लोकतंत्र की मुझे नहीं लगता अंबेडकर जी ने कभी की होगी। और देखिए, जितने आधुनिक काल में ईसी और ईवीएम को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, अब बताइए तेलंगाना में ईवीएम अग्नि परीक्षा पास करती है, ईसीआई पास कर देती है, और जैसे ही केंद्र के चुनाव आते तो फेल कर जाती है। परंतु चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, मेरे पास एक विलाप निमंत्रण आया है
कल का विलाप निमंत्रण सुनिए। कल सुबह 10 बजे ईसी कॉम्प्रोमाइज सभा होगी, 11 बजे ईवीएम हैक्ट सभा होगी, फिर 12 बजे मॉरल विक्ट्री 399 आ गए 400 नहीं आए वो सभा होगी, फिर 1 बजे सांप्रदायिक माहौल बनाकर मोदी जी जीते चुनाव ये होगी, फिर जनता भ्रमित हो गई 2 बजे की सभा होगी, और देखिए मुस्कुरा रहे 3 बजे हिंसा वाली सभा होगी जिसमें समाजवादी पार्टी थोड़ा सा ज़्यादा उत्साह से पार्टिसिपेट भी करती है। अभी एक फतवा भी जारी हुआ है कांग्रेस की तरफ से कि अब अगर हमारी तरफ नहीं आए नतीजे तो सड़कों पर उतर जाना है, सब चीज़ करना है, प्रदर्शन करना है। मतलब ये क्या है? क्या आंबेडकर जी ने इस प्रकार की कल्पना की थी कि कंडीशनल कमिटमेंट होगा, जुडिशरी का फेवर में आए तो ठीक है, नहीं आए तो बॉयकॉट कर दो, अगर ईसी का फैसला ठीक आए तो ठीक है वरना उसको बॉयकॉट कर दो। ये आंबेडकर जी की परिकल्पना नहीं थी। उसके आगे मैं आना चाहता हूँ। देखिए उन्होंने क्या कहा कि आज पूरे दुनिया में हमारे ईसी का और इलेक्शन प्रोसेस का महिमा मंडन हो रहा है, परंतु यहाँ पर बैठे कुछ लोग जो सवाल उठा रहे, 150 डीएम की बात की। अभी 7 बजे का समय था जयराम रमेश के पास, मैं बोल रहा हूँ 150 छोड़ दीजिए, भाटी जी और हमारे आनंद जी दोनों मिलकर 15 डिस्ट्रिक्ट के नाम बता दे जहां पर अमित शाह जी ने तथाकथित रूप से धमकी दी। अब एक्सपोज कीजिए ना, नाविका जी से बड़ा शो हो ही नहीं सकता। और लास्ट पॉइंट, एग्जिट पोल छोड़िए, एक एग्जैक्ट पोल अरुणाचल का आ चुका है। अरुणाचल में क्या नतीजा आया? वहां पर पूरा प्रोपेगेंडा नॉर्थ ईस्ट का जो किया, कांग्रेस पार्टी आज 5% वोट पर है, 1 सीट पर है, 40 सीट हुआ करती थी। सिक्किम में नोटा से कम वोट आए, अब उसको भी धता बताएंगे क्या? भाटी जी पर मैं उसमें नहीं जाना चाहता, 15 डीएम के नाम बताइए या डिस्ट्रिक्ट बताइए जहां पर यह धमकी दी गई। ये सवाल मैं डॉक्टर संजय झा से पूछूंगी। डॉक्टर संजय झा, जब जयराम रमेश कहते हैं कि अमित शाह जी ने 150 डीएम को फोन किया है, उन पर दबाव डाला है, और ये ट्वीट जयराम रमेश जी ने 3 दिन पहले किया था, यानी कि पूरे इस चुनावी प्रक्रिया पर एक सवालिया निशान लगा दिया था। जब प्रूफ मांगा गया तो आज ये प्रूफ क्यों नहीं आया? कल देना था, कल नहीं आया, आज देना था, अब 7 दिन का समय मांगा जा रहा है जो चुनाव आयोग ने मना कर दिया है। आज 7 बजे की टाइम लिमिट थी, अब तक कोई प्रूफ नहीं आया। मैं पूछना चाहती हूं, आज कांग्रेस पार्टी को यह कहना पड़ेगा कि यह जानबूझकर हर चीज में शक, शुभा, एक कॉन्स्पिरेसी कहना, क्या यह सही है लोकतंत्र के लिए? क्योंकि आप तो कॉन्स्टिट्यूशन लेकर हर सभा में जा रहे थे, लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे थे। आज ये हक है आपका, चाहे वो अखिलेश जी हों, चाहे वो डिंपल यादव जी हों, चाहे वो राहुल गांधी जी हों, सब अपने अपने इलाके में जहां जिस सीट से लड़ रहे हैं वहां पहुंचकर पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं। क्या भरोसे की इतनी कमी है इस देश में कि आप एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में लड़ते लड़ते एक दूसरे के इतने बड़े दुश्मन बन चुके हैं? नाविका जी, देखिए, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको कहना चाहूंगा कि एक समय राजनीतिक दल एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हुआ करते थे, लेकिन 2014 के बाद जिस तरीके का इन्होंने रवैया दिखाया, आक्रामक होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से विपक्षी दलों पर निशाना लगाया, जेल में डालने की कोशिश की, धमकी दी, अपने प्रतिद्वंदी को अपना एक दुश्मन ठहराना, ये भारतीय जनता पार्टी का शैली है और आज उसका पूरा पर्दाफाश हो चुका है।